हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। गाइस, हम कर रहे थे हमारे सेकंड ग्रेड का जो इंग्लिश का लिटरेचर कर रहे थे हम उसमें इंडियन राइटर्स की सीरीज़ चल रही थी हमारी, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ गया। तो मैंने अमिताव घोष एक बार पहले करवा दिया था, लेकिन बाई मिस्टेक किसी वजह से वो मेरे चैनल से है वो डिलीट हो गई वो वीडियो। तो इसलिए आज मैं दोबारा इसी को करवा रही हूँ, अमिताव घोष को। और ये हमारे इंडियन राइटर माने जाते हैं, बंगाली हैं ये। वैसे तो बंगाल में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता के अंदर। और ये हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं, बहुत ही स्कॉलर टाइप के इनको आप मान सकते हैं। तो अमिताव घोष है वो इंडियन राइटर भी माने जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उनको बहुत अच्छे से जाना जाता है। हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और 2018 के अंदर तो उनका जो अपना इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं 54 नंबर का, वो इंग्लिश में पहली बार दिया गया था, वो इन्हीं को ही दिया गया था। तो हम बात करते हैं अमिताव घोष के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में और उनके प्राइज़ या अवार्ड के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो मैं फालतू नहीं करवाऊंगी कुछ भी, बस उनके आपको जो वर्क हैं उनके नाम याद रखने हैं और कौन कौन से प्राइज़ उन्होंने जीते हैं। मेन प्राइज़ को आपको याद रखना है, बाकी एक रीडिंग आप ले लेना। इंपॉर्टेंट वर्क्स उनके 3-4 ही हैं ज़्यादा, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा के। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही ज्ञानपीठ वाला ही इनका बनता है, क्योंकि ये पहला ही इंग्लिश के अंदर दिया गया था और पहला ही इन्हीं को मिल गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम बात करते हैं अमिताव घोष के बारे में। तो अमिताव घोष हैं वो क्या है, अमिताव घोष जी हैं वो इंडियन राइटर माने जाते हैं। और इंडियन राइटर के साथ साथ वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे से उनको जाना जाता है और हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए भी उनको जाना जाता है। ही वॉन द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018। 2018 के अंदर 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये ही क्वेश्चन आपको मिलेगा 101%। इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, जो इंडिया का लिटरेरी जो मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जिसको अवार्ड आप कह सकते हैं, वो यही है ज्ञानपीठ। और वो 54 नंबर का दिया गया था और इंग्लिश में पहली बार दिया गया था और वो अमिताव घोष जी को ही मिला था। तो बात कर लेते हैं इनके जन्म की। ये कब बॉर्न हुए थे? 11 जुलाई 1956। अभी आ रहा है इनका बर्थडे 11 जुलाई को, कोलकाता के अंदर, बंगाल या कोलकाता आप कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ पे हुआ था। और इन्होंने कौन सा जेनर में लिखा है? हिस्टोरिकल फिक्शन। ज़्यादातर इन्होंने हिस्टोरिकल फिक्शन ही लिखे हैं। और इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुई थी BA में, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इन्होंने PhD किया था। उसके बाद बात आती है इनकी इंपॉर्टेंट वर्क की। तो सबसे पहले इनके वर्क की हम बात करते हैं तो इनका जो डेब्यू नॉवल आप कह सकते हैं द सर्कल ऑफ रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 के अंदर, 1986 के अंदर द सर्कल ऑफ रीजन और डेब्यू नॉवल है ये। द शैडो लाइन उसके बाद उन्होंने लिखा 1988 में। द ग्लास पैलेस लिखा उन्होंने 2000 में। तो सबसे पहला तो आपने डेब्यू नॉवल को याद रखना है, द सर्कल ऑफ रीजन। इसके लिए भी इनको कोई ना कोई अवार्ड मिला है। और उसके बाद शैडो लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ये नेमलेस राइटर हैं इनके, 1988 के अंदर। द ग्लास पैलेस 2000, सी ऑफ पॉपीज 2008। दूसरा इनका वर्क है द ग्लास पैलेस, ये 2000 के अंदर आया था। सबसे पहला आपको याद रखना है 1986 के अंदर। और इनका जन्म आपको याद रखना है 1956 में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में इन्होंने सबसे पहला जो नॉवल लिखा है वो 1986 में लिखा है। तो आप देख लो कितने साल, 30 साल के जब हो गए थे तब इन्होंने लिखा है पहला अपना वर्क, डेब्यू नॉवल। उसके बाद में शैडो लाइन आया। शैडो लाइन में 1988 बहुत बार पूछा गया, DSSB में भी बहुत बार, नवोदय में भी, केंद्रीय विद्यालय में भी, और चांसेस हैं इसके अभी भी पूछने के। द ग्लास पैलेस 2000 के अंदर आया। सी ऑफ पॉपीज, ये इनकी एक ट्रायोलॉजी आप कह सकते हैं, 2-3 वर्क की इनकी ट्रायोलॉजी, मैं बाद में बता दूंगी आपको लास्ट में जाके। तो ग्लास पैलेस 2000 में आया, सी ऑफ पॉपीज 2008 में आया। इसमें अफीम वगैरह के बारे में, जैसे अफीम युद्ध हुआ था उसके बारे में जिक्र किया गया है। रिवर ऑफ स्मोक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 2011 के अंदर आया। द हंग्री टाइड 2004 के अंदर आया। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन से ईयर में आया, सिर्फ इसका डेब्यू नॉवल का ईयर पूछ सकते हैं 1986, और शैडो लाइन का पूछ सकते हैं 2000 नहीं 1988। और उसके बाद में द ग्रेट डी अरेंजमेंट, जंगल नामा इनका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लेटेस्ट है, 2021 के अंदर पब्लिश हुआ है। फ्लड ऑफ फायर 2015। द कलकत्ता क्रोमोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, कलकत्ता क्रोमोसोम। ज़्यादातर नाम ही पूछेगा वो आपसे, और या फिर इनके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन जाते हैं अवार्ड्स वगैरह के। कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 के अंदर आया था। तो आपको देखना है पहले द सर्कल ऑफ रीजन 1986, द शैडो लाइन 1988, कलकत्ता क्रोमोसोम 1995, ग्लास पैलेस 2000,
उसके बाद में द हंग्री टाइड 2004, सी ऑफ पॉपिस 2008, रिवर ऑफ स्मोक 2011, और उसके बाद आता है फ्लड ऑफ फायर 2015, और जंगल नामा है 2021 के अंदर आया। तो इसलिए इसके आगे मैंने स्टार इसीलिए लगाया कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट, कई बार लेटेस्ट वर्क भी पूछ लेते हैं। जो कई बार नाम अगर उन्होंने पब्लिश कर भी मतलब नाम भी डिक्लेयर कर दिया है अपने किसी भी वर्क का जो आने वाला है, तो वो भी पूछ लेते हैं कई बार। उसके बाद हम बात करते हैं अवार्ड की। इनके अवार्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका क्वेश्चन 101% आएगा सेकंड ग्रेड के अंदर। जनपीठ नहीं बोल सकते आप, इसको ज्ञानपीठ बोलना है। जनपीठ ये जन जय और नय को हिंदी में जैसे गे बोलते हैं ना, इसलिए JN इसकी स्पेलिंग में है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2018 के अंदर, 54 नंबर का जो दिया गया था वो 2018 में इनको मिला था। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये किसी वर्क के लिए नहीं दिया गया, ये ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने लिटरेचर में दिया था उसके लिए दिया गया। उसके बाद आता है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये 1989 के अंदर दिया गया। और ये 1989 के अंदर क्यों दिया गया, क्योंकि 1988 में इन्होंने शेडो लाइन लिखा, और शेडो लाइन के लिए ये इनको नेक्स्ट ईयर, उससे ही अगले साल दिया गया। जब भी आपको कोई साहित्य अकादमी अवार्ड मिलेगा तो वो जस्ट उससे 1 साल पहले के वर्क के लिए मिलेगा। आपको कहीं भी आप नोट कर लेना, उससे 1 साल पहले उनका कोई भी वर्क मिलेगा, उसके लिए मिलता है उसको। तो शेडो लाइन के लिए इनको मिला है 1988 में लिखा, 1986 में डेब्यू द सर्कल ऑफ रीजन आया। आनंद पुरस्कार भी इनको बंगाली में दिया गया था, ये भी इस एक वर्क के लिए दिया गया है इनको। और 2 पुरस्कार एक साथ मिले एक वर्क के लिए। डैन डेविड प्राइज़ 2010 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्गरेट एटवुड के साथ इनको इकट्ठा दिया गया था, जॉइंट में दिया गया था, इसलिए पद्मश्री इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री इनको दिया गया है, पद्मश्री 2007 के अंदर इनको दिया गया है। पद्मश्री जो हमारे इंडिया का ही है, तो ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए दे देते हैं, जैसे सोशल वर्कर होते हैं या लिटरेचर में किन किन को देना है, इस तरीके से दे देते हैं। खेलों में भी मिलता है जैसे, या कोई जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनको दे दिया जाता है। तो ये लिटरेचर के लिए इनको 2007 के अंदर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है एक और है ब्लू मेट्रोफिल्स फेस्टिवल इन मॉन्ट्रियल 2011 के अंदर, ग्रांड प्रिक्स बोल सकते हैं इनको आप, तो ये दिया गया इनको, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमें है द सर्कल ऑफ रीजन की हम बात करेंगे। द सर्कल ऑफ रीजन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला इनको, तो मैं बता रही थी आपको पहले कि सर्कल ऑफ रीजन के लिए इनको एक अवार्ड जरूर मिला होगा, क्योंकि इनका डेब्यू नॉवल था और बहुत अच्छा लिखते थे ये। प्रिक्स मेडिसिस एक्सट्रेंजर, ये पुरस्कार इनको दिया गया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको शेडो लाइन के लिए साहित्य अकादमी और आनंद पुरस्कार। आनंद पुरस्कार है वो बंगाली बंगाल में इनको मिला, और साहित्य अकादमी अवार्ड है वो इंडिया की तरफ से इनको दिया गया। और द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इनको दिया गया ऑर्थर सी क्लार्क अवार्ड। द कलकत्ता क्रोमोसोम जो 1995 के अंदर आया था इनका वर्क, कलकत्ता क्रोमोसोम, ये किसी मलेरिया की बीमारी या कुछ ऐसे उसके ऊपर लिखा गया है। उसके बाद में सी ओ पॉपिज है, ये 2008 के अंदर इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था मैन बुकर प्राइज़ के लिए, लेकिन इनको मिला नहीं ये। तो इम्पोर्टेंट तो वैसे हो ही जाता है, क्योंकि जब शॉर्ट लिस्ट कर दिया वो भी एक बहुत बड़ी बात है। 2008 के अंदर, 2007 में इनको पद्मश्री मिला, और उसी से नेक्स्ट ईयर सी ओ पॉपिज है वो उसको, क्योंकि सी ओ पॉपिज है वो आया कब है, 2008 के अंदर ही आया है, और 2008 के अंदर इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था मैन बुकर के लिए, लेकिन इनको मिला नहीं। ग्लास पैलेस जैसे मैंने बताया था 2000 में आया था, तो इसको कॉमनवेल्थ राइट्स पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आता है ही वाज कॉन्फर्ड द 54 ज्ञानपीठ अवार्ड इन दिसंबर 2018 एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश टू हैव बीन चूजन फॉर दिस ऑनर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंग्लिश के लिए पहले ये ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले राइटर निकले। द नटमैग कर्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, पैरेबल फॉर ए प्लानेट इन क्राइसिस 2021 के अंदर इनका ये आप कह सकते हैं कि मतलब लेटेस्ट वर्क में आप मान सकते हैं नटमैग्स कर्स, ये भी, और एक जंगल नामा वाला भी 2021 के अंदर। उसके बाद में नॉन फिक्शन वर्क भी है इनके कुछ, जैसे काउंट डाउन है 1999 में आया, इन एन एंटीक लैंड है ये 1992 के अंदर आया। उसके बाद ये इतना नहीं पूछेंगे आपसे, बस इनके क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, ज्ञानपीठ वाला और शेडो लाइन वाला, साहित्य अकादमी जीता इन्होंने, और सर्कल ऑफ रीजन इनका डेब्यू नॉवल, या बस कुछ और, या फिर नाम पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके वर्क का नाम पूछ सकते हैं। फिर मैंने बताया था आइबिस ट्रायोलॉजी। आइबिस ट्रायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे पानी के जहाज़ के नाम के ऊपर रखा गया है इस ट्रायोलॉजी का नाम, तो इसमें 3 वर्क हैं, 3 वर्क
कौन कौन से 3 वर्क है, कोई ज़रूरी नहीं है एक इकट्ठे ईयर में आए हुए वर्क हो सकते हैं वो। ट्रायोलॉजी का मतलब 3 का ग्रुप, और आइबिस ये किसी पानी के जहाज़ का नाम है, उसके ऊपर नाम रखा गया आइबिस ट्रायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। आइबिस ट्रायोलॉजी किससे रिलेटेड है ऐसे पूछ सकते हैं, या आइबिस ट्रायोलॉजी में कौन कौन से वर्क हैं, इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे। सी ओ पोपिज उसके अंदर है, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर, एक 8 में आया, एक 11 में आया, एक 15 में आया। तो ये जो अफीम युद्ध हुआ था उसके बारे में है सी ओ पोपिज वाला। उसी के बाद में इसी का कंटिन्यूशन है फ्लड ऑफ फायर के अंदर, जो सी ओ पोपिज वाला वर्क है ना, इसी का कंटिन्यूशन आप बोल सकते हैं फ्लड ऑफ फायर। और रिवर ऑफ स्मोक है, इसमें थोड़ा अलग है, तो ये इसी का कंटिन्यूशन है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट इन्होंने वर्क जो लिखा है अनटाइटल अमिताभ घोष। ये देख के ऐसे लगता है जैसे किसी और ने लिखा होगा उनके बारे में, लेकिन नहीं, इन्होंने ये खुद लिखा है, अपना अनाउंस किया है अपनी बुक इन्होंने 2021 के अंदर, और उसका ये टाइटल है अनटाइटल अमिताभ घोष। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखने की कोशिश की है, कुछ ऐसा सा है इसमें, अपने ऑटोबायोग्राफिकल टच इन्होंने दिया है इसके अंदर। अनटाइटल्ड अमिताभ घोष 2021, जंगलनामा 2021, और एक ये वाला द नटमेग्स कर्स पैरेबल फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस 2021। ये 3, और आइबिस ट्रायोलॉजी में सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। तो ये आपको सब इम्पोर्टेंट याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप क्वेरी डाल सकते हैं। और किसी एक स्टूडेंट का कल मैसेज आया था कि मैम आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो, तो उनको शायद अब खुशी होगी कि उनकी वीडियो है वो मैंने उनके बोलने से कर दिया है, नहीं तो शायद मेरे पास थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब डेली आपकी वीडियो डेली आया करेगी। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके शेयर करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है वो पढ़ सके। टेक केयर, बाय बाय।